नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी के दौरे पर लगभग 2200 करोड़ रुपए की शिक्षा, स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी, टूरिज्म और स्पोर्ट्स से जुड़े प्रोजेक्ट्स की करेंगे शुरुआत। आज वाराणसी से प्रधानमंत्री किसान योजना की 20वीं किस्त जारी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को मिलेगा लाभ। जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। मुठभेड़ में एक आतंकी को किया ढेर। ऑपरेशन जारी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका और रूस के बीच बढ़ा तनाव। ट्रंप ने रूस के पास परमाणु पनडुब्बियां तैनात करने का दिया आदेश। गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी। और खेल की खबरों में ओवल टेस्ट में भारत की वापसी। यशस्वी जायसवाल ने जड़ा शतक। इंग्लैंड पहली पारी में 247 रन पर ऑल आउट। टीम इंडिया को 52 रन की बढ़त। और आइए अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, शहरी विकास और सांस्कृतिक विरासत सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी 2200 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त को भी करेंगे जारी। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, शहरी विकास और सांस्कृतिक विरासत सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी 2200 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। वाराणसी में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री वाराणसी भदोही मार्ग और छितौनी शूल टंकेश्वर मार्ग के चौड़ीकरण और हरदत्तपुर में रेलवे ओवरब्रिज परियोजना का उद्घाटन करेंगे। पीएम लेवल क्रॉसिंग 22C और खालिसपुर यार्ड में रेलवे ओवरब्रिज और कई ग्रामीण और शहरी गलियारों में व्यापक सड़क चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री बिजली से जुड़ी स्मार्ट वितरण परियोजना और विद्युत अवसंरचना को भूमिगत करने के तहत विभिन्न कार्यों का शिलान्यास करेंगे। जिस तरह का उत्साह मुझे देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि सारे रिकॉर्ड इस बार टूटने वाले हैं। बड़ी संख्या में माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत और अभिनंदन में लोग उस कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं। पीएम वाराणसी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई कच्चे घाटों के पुनर्विकास, सौंदर्यीकरण और मंदिर के जीर्णोद्धार से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री कर्दमेश्वर महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य, स्वतंत्रता सेनानियों की जन्मस्थली करखिया के विकास, सारनाथ, ऋषि मांडवी और रामनगर अंचलों में नगर सुविधा केंद्रों, लम्ही में मुंशी प्रेमचंद के पैतृक घर के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। पीएम किसान योजना है, उसके अंतर्गत 20वीं किस्त वो किसानों को जारी की जा रही है। करीब 9.5 करोड़ से ज़्यादा किसान हैं, जिनको 20,000 करोड़ से ज़्यादा जो धनराशि है वो सीधा उनके खातों तक भेजी जाएगी। इसके अतिरिक्त जो हमारे दिव्यांगजन हैं, उनके लिए भी सहायता उपकरण का वितरण उस कार्यक्रम में किया जा रहा है। तो विविध उसमें लोक कल्याण के कार्यक्रम है जो माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के माध्यम से होगा और वहाँ स्थानीय स्तर पे भी बहुत उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। इसके अलावा पीएम जिन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, उनमें 53 स्कूल भवनों के उन्नयन कार्य, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र का उद्घाटन, होमी भाभा कैंसर अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी और सिटी स्कैन सुविधाओं सहित उन्नत चिकित्सा उपकरणों की स्थापना, जिला पुस्तकालय का निर्माण, जखनी लालपुर में सरकारी उच्च विद्यालयों के कायाकल्प, पशु जन्म नियंत्रण केंद्र और श्वान देखभाल केंद्र, सिंथेटिक हॉकी टर्फ का उद्घाटन शामिल है। बनारस में इतना बड़ा काम किया है, विश्वनाथ मंदिर वगैरह बनाया है। जो सड़कें की हालत पहले बहुत खराब होती थी और वो बहुत बेहतर हो गई है। मतलब कि आने जाने के लिए लोगों को बहुत ज्यादा सुविधा हो गया। प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के लिए बहुत अच्छे कार्य किए हैं और उन्होंने हमारे देश की प्रगति के लिए और हम बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत नेक कार्य किए हैं। इसके लिए हम सब बच्चे उन्हें दिल से धन्यवाद देते हैं। ये योजनाएं वाराणसी के समग्र शहरी परिवर्तन, सांस्कृतिक कायाकल्प, बेहतर कनेक्टिविटी और जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। कोई भी ऐसी
क्षेत्र नहीं है, कोई भी ऐसी विधा नहीं है जैसे सड़क है, स्वास्थ्य है, विकास कार्य हैं, सड़कों का चौड़ीकरण है। एक सांसद के रूप में जो काशीवासियों की जरूरतें हैं उनका सौगात लेकर प्रधानमंत्री आ रहे हैं 2 अगस्त को, और उनके स्वागत के लिए सभी उत्साहित हैं, तैयार हैं। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, वाराणसी। और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां के कुलगाम के अखल क्षेत्र में जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। सुरक्षा बलों को आज सुबह ये सफलता मिली। कल देर शाम देवसर के अखल वन क्षेत्र में आतंकियों की सूचना मिलने के बाद एसओजी, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के जवानों ने तलाशी अभियान शुरू किया। अंधेरे के कारण रात में तलाशी अभियान को रोक दिया गया था। आज सुबह फिर से आतंकियों के साथ मुठभेड़ शुरू हुई। इस दौरान सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। सुरक्षा बलों का अभियान जारी है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता शब्बीर डार इस वक्त श्रीनगर से जुड़ गए हैं। शब्बीर, क्या कुछ खास जानकारी है अभी, क्योंकि तलाशी अभियान अभी भी चल रहा है और एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है कुलगाम के अखल क्षेत्र से? जी बिल्कुल, ये एक बड़ी उपलब्धि है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, क्योंकि एक टेररिस्ट को मार गिराया गया है इस ऑपरेशन में। क्योंकि कल शाम को एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो फोर्सेस को मिली है, तो फिर एक जॉइंट ऑपरेशन इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस का अखाल के फॉरेस्ट एरिया में ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया। तो जो ही कंटैक्ट एस्टैब्लिश हुआ तो वहाँ पे पूरी एरिया को मुहासरे में लिया गया और सख्त से सख्त कार्रवाई शुरू की गई। तो फिर देर रात इस ऑपरेशन को रोका गया, लेकिन उस दौरान भी बीच में फायरिंग का तबादला जारी रहा। लेकिन घने जंगलात है वहाँ पे, और जब रात में अंधेरा था तो कुछ देर के लिए इस ऑपरेशन को हॉल्ट किया गया। आज सवेरे जब ऑपरेशन फिर स्टार्ट हुआ तो टेररिस्टों की ओर से वहाँ से भागने की कोशिश की गई, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की तुरंत कार्रवाई के नतीजे में एक आतंकी को मार गिराया गया है। अभी तक ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी उस जंगल एरिया में छुपे हुए हैं और एडिशनल ट्रूप्स को वहाँ पे लिया गया है। ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया जा रहा है। बताते चलूँ कि ये जो अखाल है ये कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में है, जो श्रीनगर से करीबन 85 किलोमीटर की दूरी पे है। अखाल गांव है, उसके साथ में एक जंगल है, उसी एरिया में ये ऑपरेशन जारी है। कश्मीर में हम देखे हैं कि पिछले 1 हफ्ते में ये तीसरा बड़ा ऑपरेशन है सिक्योरिटी फोर्सेस का। हमने देखा कि ऑपरेशन महादेव में किस तरह 3 आतंकियों को एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के दौरान और एक स्पेसिफिक ऑपरेशन में इनको मार गिराया गया। वो 3 आतंकवादी पहलगाम के जो बारबरिक एक इंसिडेंट था, जो यहाँ टूरिस्ट को मारा है, उसमें मुलविस थे। उसके बाद पुनिश में हमने देखा कि 2 एलईटी के टेररिस्ट को मारा गया। क्या कुछ पता लग जिस आतंकी को ढेर किया गया, क्या कुछ पता लग पाया कि वो किस आतंकी गुट से ताल्लुक रखता है? जी जैसा हम जानते हैं कि अभी ऑपरेशन जारी है और कुछ और टेररिस्ट का वहाँ छुपने की खबर है। तो अभी तक फोर्सेस ने जो आइडेंटिफिकेशन है वो अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन ये इंडियन आर्मी के जो चिनार कोर है कश्मीर में, उन्होंने अपने एक ट्वीट में ये तस्दीक की है, ये कंफर्मेशन की है कि एक टेररिस्ट की को मार गिराया गया है। अभी आइडेंटिफिकेशन जारी है क्योंकि ऑपरेशन जारी है। जो ही ऑपरेशन कंक्लूड होगा उसके बाद ही आइडेंटिफिकेशन होगी और हम सबको ये बताया जाएगा कि किस ऑर्गेनाइजेशन से इन लोगों का ताल्लुक है। और क्योंकि ये जो पूरा कुलगाम का अखल क्षेत्र है, अगर इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में आपसे जानना चाहें तो वो किस तरह से है? जी अखाल जो गांव है ये एक जंगली एरिया है। कुलगाम मेन टाउन से करीबन आधा किलोमीटर की दूरी पे है, आधे घंटे की दूरी पे है कुलगाम मेन टाउन से। अखाल एक खूबसूरत गांव है, उसके पास में ये जंगल एरिया है। अखाल के बिल्कुल करीब एक आर्मी का एक बड़ा कैंप भी है। तो कहीं ना कहीं ये जो सूचना फोर्सेस को मिली है कि जंगल एरिया में कुछ दिनों से जो टेररिस्ट वहाँ पे छुपे थे, तो कल शाम को एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया
उस जंगल एरिया को पहले पूरी तरह उसको कार्डन किया गया। उसके बाद सर्च ऑपरेशन वहाँ पे चलाई गई, तो उस चलते टेररिस्ट्स की ओर से वहाँ पे फायर हुआ, तो फिर एक्सचेंज ऑफ फायर बहुत सारे से हुआ। तो और आज मॉर्निंग में ये जो है एक बड़ी उपलब्धि फोर्सेस को मिली है कि एक टेररिस्ट को अभी तक जी, बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर इन तमाम जानकारियों को हमसे श्रीनगर से साझा करने के लिए। बढ़ते आगे और बात करते हैं उच्च सदन यानी राज्यसभा की, जहां बीजेपी एक बार फिर से 100 के आंकड़े के पार पहुंच गई। हाल ही में मनोनीत हुए 3 राज्यसभा सांसदों के भाजपा से जुड़ने के बाद यह आंकड़ा 102 पहुंच गया। मशहूर वकील उज्ज्वल निकम, राजनायक हर्षवर्धन श्रृंगला और केरल के सामाजिक कार्यकर्ता सदानंदन मास्टर को राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के रूप में नामित किया गया था। नए मनोनीत किए गए ये 3 सांसद अब राज्यसभा में बीजेपी के साथ आ गए। इसके साथ अब उच्च सदन राज्यसभा में बीजेपी का आंकड़ा 102 पहुंच गया। उज्ज्वल निकम के अलावा राजनायक हर्षवर्धन श्रृंगला और केरल के सामाजिक कार्यकर्ता सदानंदन मास्टर भी अब उच्च सदन में सत्ता पक्ष की तरफ से अपनी बात सदन में रखेंगे। ईडी ने अनिल अंबानी समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया, जिसमें देश छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। ईडी ने उन्हें 17,000 करोड़ रुपए के ऋण, धोखाधड़ी और धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए 5 अगस्त को तलब किया। ये कार्रवाई ईडी द्वारा मुंबई और अन्य शहरों में एजी कंपनी से जुड़े 35 से अधिक स्थानों पर की गई। छापेमारी के बीच की गई और पीएमएलए के अंतर्गत एक जांच शुरू की गई है। ये जो तमाम वित्तीय अनियमितताएं हैं और ऋणों के दुरुपयोग के एक जटिल मामले पर केंद्रित है। ईडी को संदेह है कि अंबानी कथित रूप से ऋण अनियमितताओं में शामिल थे और उन्होंने धनराशि का दुरुपयोग किया। एजेंसी ने कई स्थानों पर तलाशी ली और अनिल अंबानी को पूछताछ के लिए बुलाया है। एनआईए ने 2024 के जुरीबाम हत्याकांड मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान असम के दिलखोश ग्रांट कछार मोइनथोल गांव के लाल रोसंग हमार उर्फ रोसंग के रूप में हुई। उसे मिजोरम के आइजोल में गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारी एनआईए असम पुलिस की एक संयुक्त टीम द्वारा आइजोल से एक अन्य आरोपी थंगली नीलाल हमार की गिरफ्तारी के तुरंत बाद की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिंगली वेंकैया को उनकी जयंती पर नमन किया। गृह मंत्री ने एक्स पर लिखा, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के महानायक पिंगली वेंकैया जी को उनकी जयंती पर शत शत नमन। एक अदम्य देशभक्त और विलक्षण प्रतिभा के धनी वेंकैया जी ने ब्रिटिश ध्वज के आगे झुकने से इनकार कर और अपने तिरंगे की रचना कर भारतीय होने के गौरव को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी अमर विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। स्वतंत्रता दिवस के संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी की सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर भावना पराशर को एट होम में शामिल होने का निमंत्रण भेजा है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाली एट होम कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भारतीय डाक द्वारा ये निमंत्रण भेजा गया है। डॉक्टर भावना पराशर से खास बात की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर भावना पराशर मैडम को राष्ट्रपति भवन की ओर से निमंत्रण मिला है। बहुत ही उत्साहित हूँ मैं, अत्यंत गर्वित महसूस कर रही हूँ कि स्वयं राष्ट्रपति भवन से मुझे वो भी इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर इनविटेशन मिला है। आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड टू जॉइन द काइंड ऑफ टीम एंड मीट ऑनरेबल राष्ट्रपति मैम ऑन दैट डे। सोचा था मैम आपने कि इस तरह से आपको राष्ट्रपति जी की तरफ से निमंत्रण मिलेगा? नहीं, ऐसा तो नियर उसमें वो नहीं सोचा था, बट या आई वाज वेरी हैप्पी टू नोट दैट हमारे जो ये हमारा आयुर्जीनोमिक्स का जो रिसर्च है यहाँ पे IGIB में, जिसमें हम प्रकृति जो आयुर्वेदोक्त प्रकृति है उसके ऊपर अनुसंधान कर रहे हैं, मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं और उसके आधार पे जो हमें देशव्यापी प्रकृति परीक्षण अभियान में टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का अवसर मिला था और उस अभियान में राष्ट्रपति महोदया ने स्वयं अपना प्रकृति परीक्षण NCISM की टीम द्वारा करवाया था, तो उससे हमें काफ़ी प्रोत्साहन मिला था और आई एम रियली वेरी ग्लैड दैट टुडे इवन आई विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू गो एंड मीट आवर ऑनरेबल राष्ट्रपति मैम ऑन दिस इंडिपेंडेंस डे। तो ये थी डॉक्टर भावना पराशर मैम जो काफ़ी उत्साहित हैं। उत्साहित इसलिए हैं क्योंकि इन्हें स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर राष्ट्रपति जी ने निमंत्रण भेजा है। कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज,
दिल्ली। दुष्कर्म के मामले में दोषी करार जेडीएस के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की बेंगलुरु की विशेष अदालत आज सजा का ऐलान कर सकती है। रेवन्ना के खिलाफ हासन में दर्ज दुष्कर्म के 4 मामलों में एक में उसकी दोष सिद्धि हो चुकी है। दरअसल हासन जिले में रेवन्ना परिवार के गनिकाड़ा फार्म हाउस में काम करने वाली घरेलू सहायिका ने आरोप लगाया था कि प्रज्वल रेवन्ना ने उसके साथ दुष्कर्म किया और एक कृत्य अपने मोबाइल फोन पर भी रिकॉर्ड किया गया। कोर्ट ने इस मामले में 26 सबूतों की जांच की। 31 मई 2024 को विदेश से बेंगलुरु लौटने पर रेवन्ना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। सिर्फ 5 मिनट में लोन, ना डॉक्यूमेंटेशन चाहिए ना बैंक की लाइन, सीधा पैसा आपके अकाउंट में। सुनने में सपना लग रहा है ना, लेकिन ये सपना अक्सर डरावना सच बन जाता है। ये इंस्टेंट लोन असल में एक डिजिटल जाल है, एक ऐसा जाल जो सिर्फ आपकी जेब ही नहीं, आपकी पहचान, आपकी शांति और कभी कभी आपकी ज़िंदगी को भी निगल सकता है। कोई भी अगर बोले लोन ले लीजिए बिना डॉक्यूमेंट, बिना गारंटी के, तो समझ लीजिए धोखा आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। सावधान रहिए, सोच समझकर वैध आरबीआई के मान्यता प्राप्त जो तमाम ऐप्स हैं उन्हीं से कर्ज लीजिए। फेक लोन ऐप्स की पहचान का आसान तरीका क्या हो सकता है जिससे आप अपनाकर बच सकते हैं धोखे से, देखिए। के हिसाब से आपको चलना है। अगर कोई भी ऐप बिना किसी आरबीआई की रजिस्टर्ड एनबीएफसी या बैंक के पार्टनरशिप के बिना लोन डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करती है या लोन सेल करती है, वो इलीगल है। आरबीआई की वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे, वहाँ पे कस्टमर कॉर्नर करके आपको एकदम शुरुआत में ही दिख जाएगा। जैसे आप आरबीआई की वेबसाइट के होम पेज पे जाएंगे, वहाँ पे सारी लिस्ट अवेलेबल है जो कि एनबीएफसी ने खुद आरबीआई को दी है। तो अगर एक एनबीएफसी सपोज 5 इस तरह के ऐप्स के साथ काम करती है और उनके थ्रू लोन को देती है, तो वो लिस्ट आप वहाँ पे देख सकते हैं। लोन ऐप फ्रॉड एक ऐसा साइबर अपराध जो उत्पीड़न से आपकी ज़िंदगी तबाह कर सकता है। ये नकली लोन ऐप्स कैसे करते हैं हमला, कैसे बनाते हैं आपको कर्ज और डर का शिकार, इन धोखेबाजों से कैसे बचें, कैसे रहें सतर्क, जानने के लिए देखिएगा हमारा खास कार्यक्रम साइबर अलर्ट आज रात 10 बजे सिर्फ और सिर्फ डीडी न्यूज़ पर। क्या आप ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ये लोन ऐप्स देख रहे हैं? यहाँ फेक लोन ऐप से रहें सावधान। कैसे बचे इन फेक लोन ऐप से और कैसे पहचाने इन्हें? जो नकली ऐप्स या फ्रॉड हम बोलते हैं, ये बहुत शातिर लोग हैं। ये लोग भी इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करके फेक या बॉट रेटिंग करवा देती हैं, जिससे उनकी रेटिंग इंप्रूव हो जाती है। ऐड आपको इतना अच्छा लगेगा कि आपको लगेगा कि ये तो भाई बहुत अच्छी कंपनी है। थंब रूल है कि मुझे किसी भी ऐप स्टोर्स के अलावा कहीं से ना लो। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में पंडो बांध के पास चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी भूस्खलन हुआ, जिससे यातायात पूरी तरह से बाधित हुआ है। लगातार बारिश के कारण भूस्खलन हुआ और मंडी कुल्लू खंड पर पंडो बांध और बगलामुखी रोपवे के बीच चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग का एक हिस्सा सड़क धंसने की वजह से ढह गया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के कई क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश के चलते गंगा और वरुणा नदी का जलस्तर बढ़ गया। गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और खतरे के निशान तक पहुंचा। नदी का जलस्तर बढ़ने से जिले के तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में हो रही हलचल को लेकर अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में बने चक्रवात के चलते मानसून सक्रिय हो रहा है। इसी के चलते राज्य के कुछ जिलों में आगामी 6 तारीख तक भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि रविवार तक दक्षिण बंगाल के जिलों उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, नदिया, हुगली, पूर्व और पश्चिम बर्धमान, बीरभूम, पुरुलिया और बांकुरा में 1-2 स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। और वहीं उत्तर प्रदेश के वाराणसी के कई क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। गंगा और वरुणा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, ये हमने आपको बताया। वहीं अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो वहाँ भी मंडी ज़िले में पंडो बांध के पास चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन हुआ।
बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं भारतीय सेना की, जहां मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत अभियान जारी है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर, ग्वालियर से संचालित एक बाढ़ राहत और सहायता की संभावित आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए ईसागढ़ और सिहोरा क्षेत्रों का सक्रिय रूप से सर्वेक्षण कर रही है। राजस्थान के धौलपुर में सेना की एक टुकड़ी स्थिति बिगड़ने पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार। अब तक 105 नागरिकों को बचाया जा चुका है। 300 से ज्यादा लोगों को चिकित्सा सहायता दी गई है। श्रीगंगानगर के उपायुक्त के अनुरोध पर भारतीय सेना ने एक टीम तैनात की। इस टीम को बाढ़ जैसी स्थिति के कारण जलभराव की समस्या के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने पर काम सौंपा गया। भारतीय सेना स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए किसी भी आपात स्थिति का तुरंत संवेदनशीलता और पेशेवर तरीके से जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार। खबर छत्तीसगढ़ से, जहां का बस्तर क्षेत्र, जो कभी नक्सल हिंसा का गढ़ माना जाता था, अब बदलाव की राह पर है। सुरक्षा बलों ने यहां सघन अभियान चलाकर नक्सल नेटवर्क की जड़ों को कमजोर किया। खास तौर पर 2024 और 25 के शुरुआती महीनों में इन ऑपरेशन से कई अहम सफलताएं मिली। आइए आपको दिखाते हैं बस्तर के बदलाव पर ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में तेज हुआ नक्सल विरोधी अभियान। प्रभावित क्षेत्र में टूटी नक्सली संगठनों की कमर। शांति और समृद्धि की ओर बढ़ रहा है बस्तर। छत्तीसगढ़ का बस्तर क्षेत्र लंबे समय तक नक्सल प्रभाव के लिए कुख्यात रहा है। यह संभाग करीब 39,000 वर्ग किलोमीटर के घने और दुर्गम जंगलों में फैला है। विशेषज्ञों का मानना है कि कभी क्षेत्र के 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक हिस्से पर नक्सलियों का नियंत्रण था। एक समय यह जिला केरल राज्य से भी बड़ा माना जाता था। छत्तीसगढ़ पुलिस के आंकड़ों के अनुसार बस्तर रेंज में वर्ष 2020 से 28 जुलाई 2025 तक सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए नक्सल विरोधी अभियानों में उल्लेखनीय सफलता मिली है। इस अवधि में मारे गए 566 नक्सलियों के शव बरामद किए गए। 3,283 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। 3,119 नक्सली गिरफ्तार किए गए। 792 नक्सली हथियार जब्त किए गए। 1,841 IED जब्त किए गए। 2,799 डेटोनेटर जब्त किए गए। 6,240 कारतूस भी जब्त हुए। सुरक्षा बलों की इन लगातार कार्रवाइयों ने नक्सली संगठनों की कमर तोड़ दी है। कई बड़े नक्सली कमांडर या तो मारे गए हैं या फिर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा का कहना है कि बस्तर में न सिर्फ नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, बल्कि उन्हें सरकार पुनर्वास नीतियों का लाभ भी दे रही है। पुनर्वास करने वालों की संख्या ज्यादा है गिरफ्तार होने वालों से, और जिनको न्यूट्रलाइज किया गया है वो तो बहुत छोटी संख्या होती। पुनर्वास कर रहे हैं सब लोग। बड़ी अच्छी पुनर्वास नीति बनी है छत्तीसगढ़ की सरकार की। पुनर्वास केंद्र बने हैं 5 जिलों में। पुनर्वास केंद्रों में बहुत अच्छा संचालन हो रहा है। उसको VTP नोटिफाई किया गया है, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर, उसको वहाँ उस स्थान को बनाया गया है, और कोई ना कोई एक सर्टिफिकेशन के साथ वो बाहर निकलेंगे। जब बाहर निकलेंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे आवश्यकता होने पर उनको बैंक का लोन भी दिया जा सके। CRPF के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि सुरक्षा बल नक्सल प्रभावित इलाकों में लगातार संयुक्त अभियान चला रहे हैं। फोर्स हर उस जगह पर जा रही है जहां पर नक्सल होंगे और उन्हें ध्वस्त करेंगे। आने वाले समय में भी बचे हुए नक्सली या तो सरेंडर करेंगे या उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाएगा। 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद से भारत को मुक्त कर देंगे। उसको हम लोग हर हालत में अचीव करेंगे। हम लोग तो हर उस जगह जाएंगे जहां नक्सल होंगे और उनको ध्वस्त करेंगे, और आने वाले समय में जितने भी नक्सली हैं या तो वो सरेंडर करेंगे या उनको हम लोग न्यूट्रलाइज करेंगे। बस्तर के IG सुंदरराज P का कहना है कि सुरक्षा बल लगातार ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, जिससे बस्तर में शांति लौट रही है और प्रशासन की पहुंच पहले से ही कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 2025 के विगत 7 महीने में 209 से अधिक माओवादी के डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात सुरक्षा बल द्वारा बरामद की गई। आगे का अभियान भी लगातार जारी रहेगा। नक्सल प्रभावित बस्तर अब तेजी से शांति और समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। वर्षों से चला आ रहा हिंसा और भय का दौर अब कमजोर पड़ रहा है। सुरक्षा बलों की सख्त कार्रवाई, सरकार की दीर्घकालिक रणनीति और जनता के सहयोग से यह क्षेत्र अब एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाइयों से नक्सलियों संगठनों की कमर टूट चुकी है। बस्तर के कोर इलाकों में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिल रही है, और 2026 तक जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नक्सलियों का खात्मा किया जाएगा,
जिसके बाद सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के कोर इलाकों में घुसकर लगातार इनकाउंटर भी कर रहे हैं, जिससे सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिल रही है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, छत्तीसगढ़। बात क्रिकेट की। भारत इंग्लैंड के बीच 4-5 टेस्ट मैच की सीरीज के अंतिम मुकाबले का आज तीसरा दिन। दूसरे दिन भारतीय टीम ने जबरदस्त वापसी की। ओवल टेस्ट के दूसरे दिन भारत ने दूसरी पारी में 2 विकेट खोकर 75 रन बनाए। टीम की बढ़त 52 रन की हो गई। यशस्वी जायसवाल 51 और आकाशदीप 4 रन बनाकर नाबाद है। शनिवार को दोपहर 3:30 बजे से तीसरे दिन का खेल शुरू होगा। शुक्रवार को मुकाबले के दूसरे दिन इंग्लैंड ने पहली पारी में 247 रन बनाए। टीम को भारत की पहली पारी के स्कोर 224 रन के आधार पर 23 रन की बढ़त मिली। इंग्लैंड से जैक क्रॉली ने 64, हैरी ब्रूक ने 53 रन की पारी खेली। भारत से प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज को 4-4 विकेट मिले। इससे पहले कल पहले सेशन में करुणानायक के 57 रन की बदौलत भारत ने 224 रन बनाए। इंग्लैंड से गस एटकिंसन ने 5 विकेट झटके। जोश टंग को 3 विकेट मिले हैं। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।